हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद वरुण। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्यों चलता है और कंपनीज कैसे अपने शेयर्स लेके पब्लिक के पास आती है और पब्लिक उसमें कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और महीने में 100 टी शर्ट बनाता हूँ, जिसको मैं 1 से 2 दिन में सेल ऑफ करके वो मुनाफा अपने घर लेके आ जाता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे इसको और बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए मुझे फंड्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के पास जाता हूँ और वहाँ से मुझे फंड्स मिल जाता है। उस फंड्स को मैं अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट और मशीनरी में इन्वेस्ट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के 100 से 1000 कर लेता हूँ और वो भी मैं 1 हफ्ते के अंदर सेल ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद भी जो मुझे मुनाफा मिलता है वो लेके मैं घर आता हूँ और अपना जो उधार लिया हुआ पैसा है वो भी वापस कर लेता हूँ। फिर मुझे लगता है कि मुझे और एक्सपेंड करना चाहिए और एक नई शॉप ओपन करनी चाहिए, जिसके लिए मुझे और भी फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरी फ्रेंड्स और रिलेटिव के बस की बाहर की बात है। यहाँ पे आते हैं एंजल इन्वेस्टर। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं एंजल इन्वेस्टर होते कौन है। एंजल इन्वेस्टर वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स हो और वो मेरी कंपनी के इनिशियल फेज पे ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल एंड प्रोडक्ट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो पैसा एंजल इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो उसे हमें वापस नहीं करना होता। इसके बदले कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी उसे हमें देनी पड़ती है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरी और एंजल इन्वेस्टर के बीच में जो डील हुई वो 10% इक्विटी 10 लाख रुपए के लिए है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि मैंने अपनी कंपनी की 10% हिस्सेदारी 10 लाख रुपए के लिए एंजल इन्वेस्टर को बेच दी और अब हर महीने 10% अपने मुनाफे में से मेरे को एंजल इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। मेरी टी शर्ट्स की सेल और डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और मुझे काफी अच्छा मुनाफा होता है। फिर मुझे लगता है कि मुझे पूरे शहर में मल्टीपल स्टोर ओपन करने चाहिए, जिसके लिए मुझे और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए मुझे और भी ज़्यादा फंड्स चाहिए होगा, जो कि एंजल इन्वेस्टर के रीच के बाहर की बात है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। आइए जानते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट होते कौन हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट वो कोई भी इंडिविजुअल फर्म या ग्रुप ऑफ फर्म्स हो सकती है जो ऐसे स्टार्टअप ढूंढती है जो कि प्रॉफिटेबल हो या तो उनमें प्रॉफिटेबल होने की कैपेबिलिटी हो और उनको अपनी कंपनी की एक्सपेंशन के लिए फंड्स की जरूरत हो। वो फंड वीसी उनको प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बदले में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी उनसे ले लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट मिलते कहाँ पे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे ही कहीं भी नहीं मिल जाते हैं। इसके लिए हमें उन तक पहुंचना पड़ता है। सबसे पहले हमें एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना पड़ता है, जो कि हमारी कंपनी की एक प्रोफाइल बनाता है, जिसमें हमारी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस और रेवेन्यू की ऑडिटेड रिपोर्ट रहती है और हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल सारी डिटेल्स रहती है। उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारी कंपनी के प्रोफाइल को एक वेंचर कैपिटलिस्ट के चैनल में सर्कुलेट कर देता है, जिसके बाद अगर किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट को हमारी कंपनी में इंटरेस्ट होता है तो वो हमें डायरेक्टली रीच करता है और एक प्रॉपर प्रपोजल और प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाता है। उसके बाद हम वहाँ जाते हैं और एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन और प्रपोजल उनके सामने रखते हैं, जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि हमें एक्स अमाउंट के बदले में सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी हमारी कंपनी की अपलोड करनी है। उसके बाद जो भी हमारी दोनों के बीच में डील होती है, एक एक्स अमाउंट वो हमें दे देता है और हम उसके अपनी कंपनी की सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी उसे दे देते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया, जहां पे सारे शार्क जो होते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं और स्टार्टअप्स जो अपनी कंपनी के प्रेजेंटेशन और प्रपोजल लेके उनके पास जाते हैं इन्वेस्टमेंट की डिमांड करने के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ। ये जो इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट इन स्टार्टअप्स में करता है ये काफी रिस्की होता है, क्योंकि 10 में से जो 9 स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं और अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जिसमें जिसका जितना भी पैसा लगा होता है वो सारा डूब जाता है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट इन स्टार्टअप में पैसा लगाते ही क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 10 में से 9 तो फेल हो जाते हैं, मगर जो एक स्टार्टअप चल जाता है हो सकता है वो फ्यूचर में यूनिकॉर्न बन जाए या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें इन वेंचर कैपिटलिस्ट ने काफी इनिशियल फेज में इन्वेस्टमेंट करी होती है और काफी ह्यूज नंबर्स ऑफ शेयर्स इनके पास होते हैं, जो कि कई गुना बढ़ सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, चलिए समझते हैं। फेसबुक में सन 2004 में पीटर थाइल, जो कि पेपाल के फाउंडर हैं, उन्होंने $5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी और उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट 2012 में ऑफलोड करी, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुनाफा कितना भी बढ़ सकता है। अब मेरे टी शर्ट का ब्रांड काफी फेमस हो जाता है और मेरे टी शर्ट्स की डिमांड और सेल्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
फिर मुझे लगता है कि अब ऑल ओवर द इंडिया में मुझे मल्टीपल स्टोर ओपन करने चाहिए, जिसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट के भी रीच से बाहर की बात है। इसके लिए मुझे अपनी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए पब्लिक के पास लेके आना पड़ेगा और अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। जब कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पब्लिक के पास पहली बार आती है तो उसे आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ऐसे कोई भी कंपनी अपना आईपीओ नहीं लेके आ सकती। इसका एक प्रोसेस होता है जो सारी कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें एक अंडरराइटर हायर करना पड़ता है, जो कि हमारी कंपनी का इवैल्यूएशन करता है और एक ड्राफ्ट बनाता है, जिसमें वो बताता है कि हमारी कंपनी को कितने फंड्स की जरूरत है और उसको कितने शेयर्स इसके बदले इशू करने पड़ेंगे और कंपनी के शेयर्स के प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। आईपीओ के वक्त कंपनी का शेयर प्राइस कितना होना चाहिए, ये पूरी तरीके से वो कंपनी डिसाइड करती है कि उसे प्राइस कितना रखना है। लेकिन ये प्राइस कंपनी बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकती, क्योंकि अगर उस कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड हो जाएंगे उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने से डरने लगेंगे और ये काफी ज्यादा रिस्की भी होता है। अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ 100% अप्लाई नहीं होता है तो ये उस कंपनी की इमेज के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा, जब आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, रिटेल सेगमेंट में वो 14 गुना ज्यादा अप्लाई हो गया था। इसका मतलब ये होता है कि आईआरसीटीसी ने जितने शेयर्स इशू किए थे उससे 14 गुना ज्यादा लोगों ने उस शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी थी। इस केस में कंपनी को एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट करने पड़ते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के देखरेख में होता है। आईपीओ लाने के लिए हमें काफी सारे क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है, जिसमें से कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारी कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और हमारी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए कंसिस्टेंटली लास्ट 3 इयर्स में, और हमारी कंपनी का जो डेली टर्नओवर है वो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और भी काफी सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसे फुलफिल करने के बाद हमें एक अपनी कंपनी का आईपीओ का ड्राफ्ट बनाना पड़ता है और उसे अप्रूवल के लिए सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद हम अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं, हम अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और लीगली पब्लिक से इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर कंपनीज जो होती है वो ऐसे टाइम पे अपनी कंपनी का आईपीओ लाना पसंद करती है जब मार्केट अच्छी चल रही होती है और लोगों के पास परचेजिंग पावर भी अच्छी होती है, ताकि उनकी कंपनी के आईपीओ को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल सके। क्योंकि आईपीओ लाने का जो कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसमें 6 से 7 करोड़ रुपए लग जाते हैं और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उनकी कंपनी का आईपीओ फेल हो जाए। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, जब रिसेशन आता है तो सारी कंपनीज अपना आईपीओ को होल्ड पे डाल देती है और रिसेशन खत्म होने का वेट करती है, फिर दोबारा से अपने आईपीओ को रीलॉन्च करती है। आईपीओ आने के बाद कंपनी को इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल जाता है और शेयर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं। फिर उसके बाद कंपनी अपने बिजनेस पे ध्यान देती है और अपने काम पे लग जाती है। कंपनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज चैनल पे सुना ही होगा कि आज रिलायंस या इन्फोसिस को 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये होता है कि उनके शेयर के प्राइस कम हो गए और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन में से 10,000 करोड़ निकल गए। इससे कंपनी को डायरेक्टली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनडायरेक्टली कंपनी के ओनर्स को फर्क पड़ सकता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे होता है। सपोज मैं एक कंपनी का ओनर हूं और मैं बैंक के पास लोन लेने जाता हूं और बैंक को मैं अपनी कंपनी के 10 लाख के शेयर गिरवी रखता हूं। कंपनी उसके बदले अपना रिस्क काटने के बाद मुझे 7 लाख रुपए दे देती है। फिर उसके बाद जो मेरे शेयर के प्राइस है वो घट के कम हो जाते हैं और वो जो 10 लाख रुपए की वैल्यू थी वो 7 लाख रुपए आ जाती है। यहाँ पे बैंक रिस्क में आ जाता है और हो सकता है कि बैंक मुझसे और शेयर्स की डिमांड करे। इसीलिए जो कंपनी के ओनर होते हैं इस चीज से घबराते हैं कि उन्हें और भी ज्यादा एसेट्स गिरवी ना रखने पड़े या तो बैंक का पैसा वापस ना लौटाना पड़े। इसी तरह मेरी कंपनी में जिसने भी इन्वेस्टमेंट करी, मेरे साथ साथ सबने पैसा कमाया और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी वर्क करता है। और जो इन्वेस्टर जो होता है वो कंपनी का हिस्सेदार होता है और वो कंपनी के साथ साथ वो भी पैसा कमाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आप लोगों को नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।